नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। इस क्लास में हम आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराएंगे। यह एनालिसिस जो होगा 100% सही और एक्यूरेट होगा। जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो 100% सही क्वेश्चन होंगे। जो एग्जाम में पूछे गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन सारे हम कराएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। जो बच्चे स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आरआरबी ग्रुप डी की पल पल की अपडेट चाहते हैं, तो वो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की पल पल की अपडेट उनको मिल सके। जो बच्चों का एग्जाम आगे शिफ्टों में है, उन बच्चों को भी इस क्लास को देखना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखो। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना। हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। विच कंट्री होस्टेड द G7 समिट 2025? वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित जो किया गया था वो कनाडा में आयोजित किया गया था। कहाँ? कनाडा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कनाडा। 2025 में G7 समिट का ये 51वां सम्मेलन था। कौन सा था? 51वां, 91वां था। इसे कनाडा में 15 से 17 जून के बीच में आयोजित किया गया था। 15 से 17 जून के बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है। इस साल की G7 अध्यक्षता जो है अध्यक्षता जो कर रही थी कौन? कनाडा कर रही थी। ठीक है, कनाडा का फोरम मेजबानी कर रही थी। और सम्मेलन के साथ ही यूरोपियन यूनियन EU भी हिस्सा लिया था। ठीक है, G20 सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, EU के राष्ट्रपति योम आयोग की अध्यक्ष ने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, 2025 G7 के एजेंडा जो थे वो वैश्विक आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल संक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक विषय शामिल थे। ठीक है, और ये जो था ये कनानाकिस में यह दूसरी बार G7 G8 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। पहली बार यह 2002 में आयोजित हुआ था। ठीक है, कनाडा के इस शहर में ये पहले 2002 में ये आयोजन हो चुका है। ठीक है, अब ये दूसरी बार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन क्रिकेटर वाज अवार्ड द पद्म श्री इन 2025? वर्ष 2025 में पद्म श्री सम्मान किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया? ठीक है, चार ऑप्शन हैं, रोहित शर्मा, रविचंद्र अश्विन, हार्दिक पांड्या, फिर ईशांत शर्मा। चार ऑप्शन हैं, इनमें से एक सही है, एक को मिला था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रविचंद्र अश्विन को। ठीक है, रविचंद्र अश्विन को 2025 में पद्म श्री मिला था। ठीक है, क्या मिला था? पद्म श्री मिला था। रविचंद्र अश्विन ये स्पिन बॉलर हैं। ठीक है, यह सम्मान उनको जो मिला था ये 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मिला था। कहाँ मिला था? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मिला था। ठीक है, और 2025 के पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी को हुई थी। ठीक है, इस पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी कि रविचंद्र अश्विन को पुरस्कार मिलेगा, ये 25 जनवरी को इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, और ये एकमात्र इकलौते खिलाड़ी हैं जिनको यह पुरस्कार मिला इस बार। ठीक है, पद्म श्री इस सूची में इकलौते खिलाड़ी थे रविचंद्र अश्विन जी। ठीक है, और अश्विन को उनके क्रिकेट करियर के विशेषकर स्पिन गेंदबाजी में बेहतरीन योगदान और भारतीय टीम में दीर्घकालिक प्रभावशाली भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। पद्म श्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पद्म श्री जो है भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2025 में इन्हें सम्मान मिला। अश्विन उन चुनिंदा क्रिकेटरों में शामिल हो गए जिन्हें यह नागरिक सम्मान मिल चुका है। ठीक है, 2025 में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर थे, मतलब भारत में मिलता ही है, एकमात्र क्रिकेटर थे जिनको पद्म श्री मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट वाज इंडियन रैंक द करप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024? भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें ऑप्शन थे 90, 95, 96 और 100। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 96। ठीक है, इसका डिटेल सोल्यूशन है, 2024 CPI रिपोर्ट के अनुसार भारत 180 देशों में 96 स्थान पर रहा। ये क्वेश्चन हमने जब क्लास ली थी तब भी कराया था। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा, तो हमारी करंट अफेयर की क्लास आप लोग जरूर करो जितनी भी क्लासें पढ़ी हैं। ठीक है, 2024 में भारत का कुल स्कोर जो रहा वो 38 रहा।
जो 2023 में 39 था। 2023 में भारत की रैंक 93 थी। 2024 में 3 पायदान नीचे गिरा। ठीक है। सीपीआई में रैंक भारत 0 से 10 स्कोर रहा। ठीक है, 0 से 10 स्कोर रहा सीपीआई में, और जहां 0 अत्यंत भ्रष्ट और सवा बहुत स्वच्छ माना जाता है। ठीक है। 2024 की रिपोर्ट में दुनिया का सबसे स्वच्छ कम भ्रष्ट देश डेनमार्क रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द रनर अप हु वाज द रनर अप इन 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन वोमेन सिंगल्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल श्रेणी में रनर अप कौन रही। ठीक है। तो इसका विकल्प है कोको गाफ, गरीना सबालेका और ईगा स्वेटेका, और ऑप्शन नंबर 4 है नाओमी ओसाका। तो इसका सही जवाब है एलेनिना सबलेका। ठीक है। 2025 की महिला एकल फाइनल में मेडिसन कीस ने फाइनल जीतकर चैंपियन बनी। उनके खिलाफ फाइनल में हारने वाली रनर अप थी आरियाना शबलेनका। ठीक है। और फाइनल मैच का स्कोर जो रहा था वो 6-3, 2-8 और 7-5 रहा। शबलेनका उस समय वर्ल्ड नंबर 1 थी और 2023 व 24 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता रह चुकी हैं। और 2025 में शबलेनका का यह मेलबोर्न पार्क पर लगातार तीसरा फाइनल था, लेकिन तीसरी जीत हासिल नहीं कर सकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब हम किसी पत्थर पर जोर से पैर मारते हैं और पत्थर हमारे पैर पर समान और विपरीत बल लगाता है तो यह घटना न्यूटन के किस नियम को दर्शाती है। When we hit a stone hard with our foot and the stone exerts an equal and opposite force on our foot, which law of Newton does it demonstrate? तो इसके ऑप्शन थे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम और सर्वोत्तम गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है। तो इसका सही जवाब है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन थर्ड लॉ का सिद्धांत है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पत्थर पैर वाला उदाहरण, जब आप पत्थर पर बल लगाते हैं पत्थर भी उतने ही बल से आपके पैर पर वापस बल लगाता है। यह बल हमेशा जोड़े में काम करता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा जोड़े में होते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। ये बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ठीक है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग वस्तुओं पर काम करते हैं, एक ही वस्तु पर नहीं। दैनिक जीवन में उदाहरण के लिए चलना, तैरना, बंदूक की रिकाइल, रॉकेट का उड़ना सब न्यूटन के तृतीय नियम के परिणाम हैं। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल मेनली एक्सप्लेन विच सब्जेक्ट। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया। तो उन्होंने आनुवांशिकी जेनेटिक्स के बारे में बताया था। इसका डिटेल सोल्यूशन है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो पहली जो महिला बनी है वो अन्नू रानी बनी है। ऑप्शन नंबर सी अन्नू रानी। अन्नू रानी ने एशियन गेम्स 2023 में 62.92 मीटर का थ्रो कर भारत की पहली महिला के रूप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रदर्शन एशियंस गेम्स इतिहास में भारतीय महिला के लिए रिकॉर्ड माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, वनतारा नामक पशु बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया। Who was established the Animals Rescue and Stabilization Center named वनतारा। तो इसका सही जवाब जो है वो अनंत अंबानी है। ऑप्शन बीच करेक्ट, अनंत अंबानी। वनतारा भारत के गुजरात के जामनगर में स्थित है। कहाँ है? जामनगर में। यह केंद्र जानवरों के बचाव पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया। वनतारा का क्षेत्रफल लगभग 3000 एकड़ है। ठीक है। यह परियोजना सतत जीवन और प्राकृतिक संरक्षण के उद्देश्य से बनाई गई। अनंत अंबानी ने यह पहल अपने परिवार की सामाजिक जिम्मेदारी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से शुरू की। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था,
भारत और मंगोलिया 2025 की यात्रा के दौरान किन-किन क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की पर सहमति बनी? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा, रक्षा, ऊर्जा, खनिज संसाधन, डिजिटल एवं सांस्कृतिक सहयोग। ठीक है। इसके कुछ फैक्ट हैं। 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति 2025 में मंगोलिया के राष्ट्र ने भारत की 4 दिन की राज्य यात्रा 13 से 16 अक्टूबर को हुई थी। इस मौके पर दोनों देशों ने कई एमओयू सहयोग समझौते साइन किए, जिसमें जिसमें ये इमिग्रेशन, खनिज और संसाधन, वनीय क्षेत्र संसाधन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विरासत स्थलों की पुनर्स्थापना शामिल है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा, एनर्जी, खनन, मीनिंग एंड मिनरल्स, डिजिटल, आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के मुख्य क्षेत्र के रूप में चिन्हित हैं। भारत ने मंगोलिया के लिए फ्री ई वीज़ा सुविधा देने का ऐलान किया, ताकि लोगों के बीच सीधा संपर्क और सांस्कृतिक शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिले। दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर मिलकर काम करने और ग्लोबल साउथ के हितों की आवाज़ को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने मंगोलिया के लिए किस सुविधा की घोषणा की, जिसमें लोगों के बीच सीधा संपर्क बढ़ सके? What facility did India announce for Mongolia to increase direct people to people contact? तो इसका सही जवाब जो है वो फ्री ई वीज़ा था। फ्री ई वीज़ा, ठीक है। फ्री ई वीज़ा से मंगोलिया नागरिक आसानी से भारत यात्रा कर सकते हैं। इससे पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। डिजिटल प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन थी। यह पहल दोनों देशों के बीच बीच के लोगों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करती है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति के बीच इस पर चर्चा हुई, ठीक है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति खुरेसेल सुख के बीच यह चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया ने वैश्विक मंच पर किसके हितों को मजबूत करने का प्रतिबद्धता जताई? तो इसका सही जवाब है वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ। दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया, डेवलपिंग नेशन के मुद्दे पर सहयोग पर जोर दिया। वैश्विक मंचों पर अपनी समर्थन का वादा किया गया। यह रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। दोनों देशों ने पर्यावरण और विकास संबंधी सहयोग को भी अहम माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मंगोलिया 2025 के दौरान किन क्षेत्रों पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही जवाब जो है खनिज संसाधन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और संस्कृति पर, ठीक है। एमओयू से रक्षा, ऊर्जा, खनिज संसाधनों में सहयोग बढ़ा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी पर समझौता हुआ। शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्राथमिकता दी गई। दोनों देशों ने परियोजनाओं पर सहयोग सुनिश्चित किया। यह समझौता भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देता है, ठीक है। भारत और मंगोलिया ने 2025 के दौरान किस प्रकार के सहयोग पर जोर दिया? तो ये सहयोग जो था बहुक्षेत्रीय मल्टी सेक्टर पर जोर दिया है। ऊर्जा, खनिज, डिजिटल, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी समझौता, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा, विभिन्न सरकारी और निजी परियोजनाओं में सहयोग, रणनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक साझेदारी को मुद्दा उद्देश्य, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन हैं, हम और क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।